मूवी का नाम ऑफिसर ऑन ड्यूटी है। जोसेफ नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो फिलहाल काफ़ी मायूस है और वो मायूस होकर एक लेटर लिख रहा है। बाद में हमें पता चलता है ये एक सुसाइड लेटर लिख रहा है और ये लेटर लिखने के बाद वो खुद को फांसी लगा लेता है। तभी शॉकिंगली हम लोग देखते हैं कि 5 यंग बच्चे भी उस कमरे में हैं जो उसे ऐसा करते हुए बहुत ही आसानी से सिर्फ देख रहे हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बूढ़ी औरत बस में ट्रैवल कर रही है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी सोने की चेन चोरी हो गई है। उसका शक 2 औरतों पे होता है। अब बस वाला बस को सीधे पास के पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और वो औरत, बूढ़ी औरत, बताती है पुलिस वालों को कि इन 2 औरतों में से किसी एक ने मेरी सोने की चेन चुराई है। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर उन लोग को डांटता है और कहता है कि सच सच बता दो कि किसने चेन चुराई है और जल्दी से वापस कर दो, नहीं तो हमारे साहब आ जाएंगे तो फिर बहुत बुरा होगा। उसी वक्त अपने पुलिस स्टेशन में एसआई हरिशंकर आते हैं और उन 3 औरतों को अपने पुलिस स्टेशन में देखकर वो वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे पुलिस ऑफिसर उनको बताते हैं कि सर, ये बूढ़ी औरत को शक है कि इसकी सोने की चेन इन 2 औरतों में से किसी ने चुरा ली है। हरिशंकर उन 2 औरतों को गौर से देखता है और फिर वो प्रेग्नेंट औरत को देखकर कहने लगता है, तुमने इस औरत की सोने की चेन चुराई है, फटाफट निकाल के दे दो। प्रेग्नेंट औरत कहने लगती है, सर मैंने नहीं चुराई है और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी हरिशंकर उस औरत को लात और घुसे मारने लगता है और तब वो औरत अपना गुनाह कबूल लेती है और सोने की चेन निकाल के बूढ़ी औरत को वापस कर देती है। अब दूसरी तरफ हरिशंकर अपने स्टाफ को डांटने लगता है कि इन दोनों की शक्लों से देख के पता चल रहा था कि चोर कौन है, क्या ट्रेनिंग ली है तुम लोगों ने। अभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है और वो उसको हरिशंकर को समझाने लगता है कि सर आपने ये गलत किया, प्रेग्नेंट औरत पे कभी भी आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, कुछ मेडिकल इश्यू हो जाता तो हम सबको तो हम थाना ही कैंसिल हो जाता। तो हरिशंकर उसे ही डांटने लगता है, मैं अपनी ड्यूटी कैसे भी करूँ, तुम अपना काम करो जाके। अब बाद में वो दूसरा एसआई वो एसआई डीएसपी राहुल राज को फ़ोन करके बताता है कि भाई हरिशंकर ने ये सब कर दिया है, हमारे पुलिस स्टेशन की एक मामूली चोरी का केस आया था और उसने एक प्रेग्नेंट औरत को काफ़ी पीट दिया। उनको बोलता है सर आप थोड़ा सर को समझाइए फ़ोन करके कि वो ऐसे औरतों पे हाथ ना उठाएं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। अब राहुल हरिशंकर को फ़ोन करके समझाने लगता है कि गुस्से में आकर ऐसा कोई काम मत करो जिसे तुम्हारी नौकरी पे बनाए। अब हरिशंकर को आता है गुस्सा, अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा करके डांटने लगता है और बोलता है मुझे सब पता चल गया कि मेरे यहाँ की खबर तुम लोग कहाँ कहाँ पहुँचाते हो। और उन्हें डांटता ये है भी बोल के कि यहाँ जो हो रहा है वो यहीं से थाने तक ही बात रहनी चाहिए और ये बात कभी बाहर किसी भी जगह नहीं जानी चाहिए। जबकि उसे पता था कि उसकी चुगली किसने की है, बट वो नाम नहीं लेता और सबको एक साथ डांट के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद 2 लोग हरिशंकर के पुलिस स्टेशन आते हैं और कंडक्टर चंदू और एक और लड़की उसकी जो उसकी बेटी है वो कहने लगते हैं कि सर मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने अपने घर के सोने की चेन को फाइनेंस की कंपनी में जाके गिरवी रखा था, लेकिन वो फाइनेंस कंपनी वाले ये से कह रहे हैं कि ये गोल्ड फेक है। सर मेरे घर में कोई भी गोल्ड फेक है ही नहीं, मैं इसका पक्का बिल बना के लेके आया हूँ वहाँ से। शायद वही फाइनेंस कंपनी वालों ने मेरी चेन को बदल दिया है। ओ अभी मैं क्या करूँ सर। ऐसा ही वहाँ जाके पता करता है तो वो फाइनेंस वाले कंपनी में एक लड़की होती है, वो बोलती है सर हमारे 10 साल से हमारी कंपनी है यहाँ पे और आज तक ऐसी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि हम कभी किसी का सोना चुराते हैं। हम हमारे कस्टमर्स के सामान का और गोल्ड का हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब हरिशंकर को शक होता है चंदू के ऊपर तो वो उससे सवाल जवाब करता है कि तुम्हारी ये चेन तुमने किसको दी थी। तब वो बोलता है ये सोने की चेन मैंने अपनी बेटी को दी थी, वो पहनती थी, लेकिन मेरी वाइफ की तबीयत ठीक होने पर मैं वो गिरवी रखने के लिए वहाँ गया। तब हरिशंकर को शक होता है क्या पता इसकी वाइफ हॉस्पिटल में हो या ना हो, तो उसे बोलता है चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वहाँ जाता है तो जाके पता चलता है सच में उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट ले रही है। अब वहीं पे चंदू की बेटी भी होती है तो हरिशंकर उसको किनारे में ले जाके कुछ सवाल जवाब करने लगता है। तब वो लड़की सच बताती है कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे से वो सोने की चेन खो गई थी तो इसके लिए मैंने नकली चेन बदल दी थी, इसके लिए तो मैं अपने पापा को ये बात बताना नहीं चाहती, इसके लिए सर प्लीज़ ये बात को दबा दीजिए। हरिशंकर को इस पे भी डाउट होता है, फिर वो अपनी टीम वालों को बोलता है थोड़ा फाइंड आउट करने के लिए। तब पता चलता है कि चंदू की बेटी ने ओरिजिनल चेन किसी दुकान में गिरवी रखी थी और वहाँ से पैसा लिया था। अब हरिशंकर की टीम अब इंक्वायरी करती है और सब दुकानों में फ़ोन करती है कि इस तरह की चेन किसने गिरवी रखी है। अब पता चलता है कि कौन सी दुकान से गिरवी कर ली थी, तो अब वो दुकानदार के पास जाके पूछते हैं तो वो बताता है कि इसी चेन के साथ एक और चेन भी गिरवी रखी गई थी, मतलब एक दूसरा बंदा भी है जो यहाँ पे गिरवी रखा था। तो फिर अब आप लोग ये भी पता करो कि वो बोलता है कि आप ये लोग पता करो कि ये सोने की चेन किसकी थी। तो पुलिस ऑफिसर्स पता करते हैं कि एक तो
कंडक्टर की बेटी की थी सोने की चेन। दूसरी थी एक पुलिस वाले जोसेफ जिसने सुसाइड किया था, उसी की उसने ये चेन डाली थी यहाँ पे गिरवी रखने के लिए। लेकिन सेकंड चेन का कुछ पता नहीं चलता है। अब थोड़ी देर में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोलकर हरी जोसेफ के घर पे जाके जोसेफ की वाइफ से चेन दिखाकर पूछने लगता है, क्या आपके हस्बैंड ने ये चेन खरीदा था? जोसेफ की वाइफ कहने लगती है, हाँ, इस चेन को तो मेरे हस्बैंड ने खरीदा था मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन एक दिन किसी ने मेरी बेटी के गले में से वो सोने की चेन चुरा ली। इस तरह से जोसेफ की बीवी जोसेफ को बेटी को बुलाकर पूछने लगती है कि बेटा, आपकी सोने की चेन चोरी हो गई थी ना, अंकल को बताओ ज़रा। तब वो लड़की बोलती है कि मैं एक दिन रास्ते से जा रही थी, तब कोई अनजान बंदा मेरे गले से यह चेन छीन कर भाग गया था और मेरे पिताजी कंप्लेंट दर्ज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये मुझे इसका पता नहीं है। अब उसके पापा ही पुलिस में थे और केस दर्ज नहीं हुआ, चोरों को नहीं ढूंढा गया। ये सोच के थोड़ा आश्चर्य होता है हरी को। वो लड़की झूठ बोल रही थी। एक ही नज़र में हरी उसको पहचान जाता है, लेकिन उसकी माँ के सामने कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हरी के वो दो टीम मेंबर्स जो दूसरी चेन के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तभी उनको एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि ये दोनों सच बोल रहे थे। कि हरिशंकर जो सोच रहा था कि ये कोई बड़ा केस है, ये सच में वैसा ही केस है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो दूसरी चेन के बारे में पता कर रहे थे, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें इसके बारे में हमें सीनियर्स को बताना चाहिए, हमें हरी सर को नहीं बताना चाहिए इसके बारे में। तभी अगले दिन हम देखते हैं कंडक्टर चंदू दोबारा हरी के पास पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि सर, आप मैंने आपको कंप्लेन लिखा था, क्या हुआ सर बताओ। तब हरी उसको समझाने लगता है कि तुम जब अगली बार पुलिस स्टेशन आओ तो अपनी बेटी को साथ लेके आना, तब मैं तुम्हें सब बात समझा दूंगा। तो बोलता है, नहीं सर, मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन क्यों लेके आऊँ, मेरी बेटी अभी अस्पताल में अपनी माँ के पास, वो वहीं रहेगी। तो हरी उसको समझाता है कि एक्चुअली तुम्हारी बेटी किसी से प्यार कर बैठी थी, वो बंदा ड्रग एडिक्ट था, तो धीरे धीरे तुम्हारी बेटी को भी ड्रग की आदत डलवा रहा था। उसने तुम्हारी बेटी की ऐसी कोई गलत वीडियो भी बना ली है और तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा, इसलिए तुम्हारी बेटी ने असली सोने की चेन को गिरवी रख के थोड़े से पैसे लेकर उसको दे दिया। तो अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आओगे तो हम वो जिस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया है उसके खिलाफ हम कंप्लेन दर्ज करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आओ तो अपनी बेटी को साथ लेके आना। लेकिन चंदू कंडक्टर मानता नहीं है ऐसे की बात। वो बोलता है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, अच्छे से स्कूल जाती है। तब हरी उसे समझाने लगता है, ऐसी चीज़ें बच्चे घर पे नहीं बताते हैं, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर आओ। और उसके बाद राहुल हरी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, तुम उस चेन का केस को यहीं ड्रॉप कर दो या केस दूसरी टीम लेगी। लेकिन हरी को तो मानता ही नहीं है, उसको पहले से ही शक हो गया था कि इसमें कुछ तो ऑलरेडी लंबा लोचा है। और अब सस्पेंस और बढ़ता जाता है। जो राहुल राज होता है वो हरी की बीवी को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम अपने हरी को बोलो कि वो ये केस से दूर रहे और मैं तुम्हें ये बातें बाद में समझाऊंगा। उसे बोलता है कि तुम्हारा पति यहाँ पे केस के बारे में कुछ भी सीरियसली लेता नहीं है, कुछ भी करता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कोई दूसरा केस ले, ये केस को छोड़ दे। उसकी वाइफ भी हैरान कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो। फिर शाम को लेकिन जब वो घर जाता है तो हरी की वाइफ उसको बताती है कि उसके सीनियर का कॉल उसके पास आया था और वो ये बोल रहे थे। हरी लेकिन वो कोई बात नहीं मानता है। अभी किसी और पुलिस वाले का फ़ोन हरी के पास आता है और हरी फटाफट चंदू के घर जाता है और चंदू के घर जाता है तो वहाँ काफ़ी भीड़ जमा होती है। तो हरी को देखकर चंदू बहुत ही गुस्से से रोने लग जाता है। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि आपने कहा था कि मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेके आ, और देखो मेरी बेटी ने तो आत्महत्या कर ली है, मेरी बेटी की मौत की वजह आप हैं। एक्चुअली जब हॉस्पिटल में हरी मिला था चंदू की बेटी से, तो उसने जब ये सारी सच उसको बता दिया था और ये भी प्रॉमिस लिया था कि भाई मेरे पापा को ये सब मत बताना, मैं आपको सच बता रही हूँ लेकिन मेरे पापा को ये बातें नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन जब चंदू पुलिस स्टेशन आया तो उसको हरी ने सब बातें बता दी। इसके लिए बेटी गिल्ट में चली गई और खुद को मार लिया। अब हरी चंदू के घर के अंदर जाता है तो चंदू की बेटी की लाश फांसी में लटकी हुई थी। तो चंदू तो बिल्कुल ही हैरान ही था और वो तो रो ही रहा था। हरी उस लाश को देखते ही बिल्कुल ही घबरा जाता है और चंदू के आस पड़ोस के लोग वो सब भी हरी के ऊपर हमला भी करने लगते हैं। तब किसी तरह से राहुल राज उसको वहाँ से बचा के घर भेज देता है। अब घर आके हरी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालने लगता है और राहुल राज ने पहले ही हरी की वाइफ को ये सब कुछ बता दिया होता है। और घर आते ही सीधे हरी अपनी वाइफ को पूछता है कि हमारी बड़ी बेटी नीला कहाँ पे है। तो वो बोलती है, हमारी बेटी अंदर कमरे में सर दर्द हो रहा है, इसके लिए वो आराम कर रही है।
अभी वो कमरे में जाता है, अपनी बेटी को देखना चाहता है वो, और उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नज़र नहीं आती है। फिर देखता है कमरा बंद है, वहाँ काफ़ी ठोकता है, फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पटकता है, और दरवाज़ा जैसे ही तोड़ता है तो जाके देखता है कि उसकी बेटी भी फांसी में लटकी हुई है। और अब हमें पता चलता है कि ये सब हरी को इमेजिन कर रहा है वो, कि उसकी बेटी अभी मर गई है, जबकि उसकी बेटी ऑलरेडी पहले ही मर चुकी है। अब सीन थोड़ा और फ्लैशबैक में जाता है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। और इसी दरमियान एक दिन हरी के हाउस की टीम मेंबर्स श्याम नाम के बंदे को बहुत ही मुश्किल से ढूंढकर गिरफ्तार कर लेते हैं। शाम को थॉमस नाम के एक पुलिस वाली को बेटी को ट्रैप करके उसकी गंदी वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल करने लगा था। और ये सब ज्यादती न सहते हुए थॉमस की बेटी ने शर्म के मारे खुद को सुसाइड कर लिया। अब ये बात सुनने के बाद थॉमस भी पुलिस स्टेशन आता है और शाम को काफ़ी मारने पीटने लगता है। पुलिस वालों ने शाम को उनका लैपटॉप भी अपने उसमें ले लिया था। और जब वो लैपटॉप देखता है हरी, तो देखता है कि लैपटॉप में उसकी बेटी भी है किसी बंदे के साथ, और वो तो बिल्कुल ही ड्रग एडिक्ट जैसी बिहेव कर रही है। और लैपटॉप में और भी काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं। ये सब देख के तो हरी बिल्कुल गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है, और शाम को इतना मारता है कि सभी पुलिस वालों के सामने उसको बिल्कुल मार ही डालता है, और सारे पुलिस चौकी के लोग शॉक हो जाते हैं। अब राहुल गीता को फ़ोन करके सारी बातें बताता है। गीता अपनी बेटी को प्यार से पूछने लगती है, बेटी सब सच बताओ क्या बात है। तब माँ को बताती है, मैं एक बंदे से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो बंदा मुझे मेरी वीडियो वगैरह बना के मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। अब गीता अपनी बेटी को समझाने लगती है कि रो मत, तुम अभी छोटी हो, तुम ये सब झांसे में मत फंसो, तुम्हारे पापा पुलिस में सब ठीक कर देंगे। उसी वक्त हरी घर आता है, बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है, लेकिन गीता उसको रोकती है कि मैंने उससे बात कर ली है, तुम प्लीज़ उसके पास मत जाओ, वो थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ दो। और वही हम थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि वो सुसाइड करके लटक गई है, ये आज का ही दिन था, और आज के दिन उसने सुसाइड कर लिया था। और तब से ही हरी को बड़ा सदमा लगता है, वो बेहोश हो जाता है, और थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आने लगती है। जब भी कोई डेड बॉडी देखता है ना, तो उसके बाद वो सीधे घर आके सोचता है कि अभी उसकी बेटी को बचाएगा वो, और लेकिन ऑलरेडी उसकी बेटी तो सबका सुसाइड कर चुकी होती है। हरी इसका इलाज भी करा रहा है, तो राहुल जाता है डॉक्टर के पास पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है क्या ये ठीक हो पाएगा। तब डॉक्टर उनको बताते हैं कि हरी के दिमाग में अभी भी वो ट्रॉमा मौजूद है, इसको ठीक होने में काफ़ी सारा समय लगेगा। एक्चुअली इनडायरेक्टली राहुल हरी को ही मदद करने के लिए कहता है कि आप इनको और इनकी वाइफ को थोड़ा कहीं बाहर जाएं, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ा अलग रहें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। केस में ही उलझे रहेंगे तो और ज़्यादा तबीयत खराब होगी। लेकिन हरी की वाइफ गीता हरी को बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से एक बेटी खो चुकी हूँ, मेरे पास एक दूसरी बेटी भी है, मैं उसको खोना नहीं चाहती, तो मैं अब अपने पापा के घर जा रही हूँ, और उसे छोड़ के अपने पापा के घर चली जाती है। अब हरी ऑफिसर थॉमस के घर जाता है, और थॉमस कल जेल में रिहा होने वाला था, क्योंकि लास्ट जो मर्डर हुआ था ना थाने में, जो लड़का गंदी वीडियो बनाता था और उसका मर्डर कर दिया था हरी ने, उसका इल्ज़ाम थॉमस ने अपने सर पे ले लिया था। क्योंकि वो रिटायर होने वाला था, तो उसने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ जेल। लेकिन हरी को यहाँ पर देखकर थॉमस की बीवी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हरी के बदले इसके पति को जो जेल जाना पड़ा। अब थॉमस के साथ बातें करके फिर हरी वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है, और हमें दिखाते हैं कि थॉमस के घर में 5 बंदे आते हैं। क्रिस्टी, एना, सत्या, सेलिन, लेंस। थॉमस और उसकी बीवी को कहने लगते हैं कि हम लोग एल्सा के क्लासमेट हैं। तो थोड़ी देर में थॉमस समझ जाता है कि ये कोई उसके फ्रेंड्स नहीं लग रहे, क्योंकि वो देख के काफ़ी अलग ही लग रहे थे। तो थॉमस अंदर जाता है, अंदर से एक फ़ोटो लेके आता है और बोलता है ज़रा इसमें बताना इंग्लिश टीचर कौन सी है। तो वो समझ जाते हैं कि थॉमस ने उनको पकड़ लिया है। अभी बातों बातों में जब वो लोग बात कर रहे थे, तभी उन लोगों ने कुछ जहर मिला दिया था थॉमस और उसकी वाइफ के जूस में, जिसको पी के जब तक ये लोग बात कर रहे होते हैं तब तक उनके मुंह से उल्टी आने लगती है, और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। ये पांचों बंदे कोई और नहीं, श्याम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। थॉमस की वजह से ही श्याम मर गया था ना, इसके लिए वो बदला लेने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन थॉमस की बीवी मरते वक्त बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने इनको नहीं मारा था, इनको तो हरी ने मारा था। अब हरी कौन है इन्हें पता नहीं था, तो वो थॉमस का फ़ोन चेक करते हैं और उसमें हरी की फ़ोटो उनको मिल जाती है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हरी है, और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं।
अगली सुबह होने पर पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले, सब लोग थॉमस के घर पहुंच जाते हैं और सब लोग यही समझने लगते हैं कि बाहर से लॉक है और अंदर से इन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन घर को अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद हरी बताने लगता है अपने सीनियर को कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है। कल ही थॉमस के घर में आया था, मैंने इनके घर में अच्छे से बात की, फिर मैं वापस गया। वो बताता है कि घर में 5 गिलास रखे हुए हैं और ये सब में आधे-आधे जूस भरे हुए हैं। यानी कोई तो घर में आया है, जो खुशी-खुशी आया है और उसके बाद अंदर से लॉक करके छत से भाग गया है, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि ये लोगों ने सुसाइड कर लिया है। बट दिस इज़ नॉट सुसाइड, दिस इज़ मर्डर। ये बात उसका सीनियर भी मान जाता है और अब हरी उस चेन वाली केस पे थोड़ा सीरियसली काम करने लगता है, क्योंकि इसकी बेटी की मरने की वजह भी शायद यही कोई केस हो सकता है। कोई बंदा जो लड़कियों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और बाद में हरी उनकी बेटी के फ्रेंड से मुलाकात करके शाम की फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछने लगता है, क्या मेरी बेटी का ये बॉयफ्रेंड था? क्या ये कौन था ये बंदा? क्या आप उसको जानते हो? वो लोग बोलते नहीं, ये तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। तो हरी सोचने लगता है, अगर श्याम मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो मेरी बेटी की वीडियो उसके लैपटॉप में आई कैसे? जिसका मतलब श्याम के साथ साथ कोई और भी है। इस तरह से वो अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मतलब मरे हुए श्याम के कई दोस्त होते, पर इस तरह से हरी वो मरे हुए जोसेफ की बेटी के पास भी जाता है। वहाँ पे जाके कुछ, मतलब बेटी के जहाँ पढ़ती थी, जोसेफ की मतलब जो जोसेफ जिसकी डेथ हो गई थी उसकी बेटी के पास जाकर पूछताछ करता है और उसको साफ साफ बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी चेन किसी ने नहीं चुराई है, सच बताओ क्या हुआ था? तुम्हारी माँ भी नहीं है तो तुम मुझे सच बता सकती हो। अब जोसेफ की बेटी सच बताने लगती है हरी को कि एक बंदा मुझसे प्यार के नाम पर धोखा दिया, मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझसे पैसे मांगने लगा और इसी दरमियान मैंने अपनी चेन को गिरवी रख दी और घर में मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी चेन ना चोरी हो गई है। और इसके कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। तो प्लीज़ ये सब बात मेरी माँ को मत बताइए, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हरिशंकर एक और लड़की के पास जाता है। मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि एक और लड़की है जिसने भी अपनी चेन भी गिरवी रखी है। अब श्याम की फ़ोटो दिखाकर उसको पूछने लगता है, क्या तुम इसको जानती हो? तो वो लड़की तो ऐसे बनने लगती है कि आप किसकी बात कर रहे हो, मैं तो इसको नहीं जानती और ना ही आप किस चेन के बारे में बात कर रहे हो। तो वो दिखाता है चेन, मैं इस चेन की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है, ये चेन तो मुझे शॉपिंग मॉल में किसी पैंट में मिली थी। मैं शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ तो ट्रायल रूम में मुझे ये सोने की चेन मिली थी। तो वो सीसीटीवी चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि ये चेन एक्चुअली किसके पास थी। अब उसमें से पता चलता है कि एक दिन एक लड़की ट्रायल रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज कर रही थी, तो वहीं पे पर्स के पास वो भूल कर चली गई थी और वो लड़की के वहाँ जाने के बाद मैनेजर ने थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके देखा तो उसको वो चेन मिल गई, तो वो उसने रख लिया। अभी वो ये सब इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है कि वो जो 5 बंदे जो मर्डर किए थे ना उसके घर, थॉमस के घर पे आके, वो अब हरी को फॉलो कर रहे हैं और मौके की तलाश में है वो लोग कि कब उसको मारे। अब उनमें से एक दोस्त क्रिस्टी, वो अपने दोस्तों को कहने लगता है कि हमें हरी के बारे में ना, हमें थोड़ा कुछ और पता करना चाहिए और फिलहाल तो उसको मारने का प्लान ड्रॉप करना चाहिए। हम बाद में इसको हम कुछ सोचेंगे। अभी वो कुछ केस को ढूंढ रहा है, वो हमें पकड़ न ले, इसके लिए उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हमें उन पांचों के बारे में दिखाया जाता है। ये पांचों कभी बैंगलोर में रहते हैं, कभी केरला में रहते हैं और ये सब नशे के आदी हैं, हमेशा नशे में धुत रहते हैं और ये काफ़ी लड़कियों को ऐसे ब्लैकमेल कर चुके हैं उनकी गलत वीडियो बनाकर। इसके बाद हरी बैंगलोर के एक पुलिस स्टेशन जाता है और मरे हुए जोसेफ के बारे में कुछ पता करने लगता है। तो केस स्टडी के बाद उसको पता चलता है कि शायद श्याम और उसके फ्रेंड्स जोसेफ की बेटी को भी ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके लिए पुलिस ऑफिसर जोसेफ ने आत्महत्या कर ली और ये एक बात और भी नोटिस करता है कि ये लोग सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। मतलब बैंगलोर से जोसेफ थॉमस, हरिशंकर उसी रात हरी की एक टीम मेंबर को भी फ़ोन करके कहने लगती है कि सर अभी अभी पब में ना हम एक लड़की को देखा है, वही जो मॉल में आई थी जिसकी चेन वहाँ गिर गई थी वही। हरी उसको बोलता है, नज़र रखो इसके ऊपर, मैं पहुँच रहा हूँ। लेकिन वो लड़की ना लेडी ऑफिसर पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है और रास्ते में क्रिस्टी को अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताती है कि मुझे हरी शंकर की और उसकी टीम फॉलो कर रही है, तो मुझे बचाने आओ। और थोड़ी देर में एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी में बैठ के उसमें चली जाती है और यहाँ सब तरफ चेकिंग करता है हरी, लेकिन उसको वो गाड़ी कहीं मिलती नहीं है। हरी भी तब तक वहाँ पहुँच जाता है, वो भी उनको ढूंढने लगता है। अब वो बाहर खड़ा होता है, तभी उनमें से जो एक लड़की होती है वो अपनी गाड़ी लेके आती है और हरी को ठोकने की कोशिश करती है, लेकिन हरी बच जाता है। लकली हरी तो बच जाता है, लेकिन उसकी कार आगे जाके दूसरी लॉरी में जाके टकरा जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है
और वो लड़की जो जिसका नाम आयना था उसकी डेथ हो जाती है। अब ये खबर सुन के क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स बहुत दुखी होने लगते हैं, सोचने लगते हैं अब हरी को तो मारना ही पड़ेगा। अब हरी नेक्स्ट डे मर्चरी रूम में जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि इससे मिलने के लिए इसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या कोई भी आए तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करेंगे। तभी लेडी डॉक्टर आती है वहाँ पे और वो देखती है कि कुछ लोग आए हैं और उसके ऊपर हमला करने लगे हैं। वो हरी को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। अब डॉक्टर को ज़ख्मी ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो वो उसको बताते हैं कि कुछ लोग आए थे यहाँ पे, पर वो अभी भाग निकले हैं। खैर थोड़ी देर में हरी उस लेडी डॉक्टर के पास जाता है और वो लेडी डॉक्टर हरी से कहने लगती है, सर मैं उन चारों में से 2 बंदों को तो मैं जानती हूँ खुद। वो लोग हैवी ड्रग्स डोसेस से लेते थे और मेरे पास अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। उसके बाद हरी जोसेफ को असिस्टेंट के पास जाकर पूछने लगता है कि मरने से पहले जोसेफ ने कौन से केस को डील किया था। उसी तरह श्याम और उन पांचों को फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने लगता है, तो जोसेफ का असिस्टेंट हरी को एक रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि सर मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये लोग कैसे कनेक्टेड थे जोसेफ के साथ। एक रात का इंसिडेंट बताने लगता है जिसमें सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है कि एक दिन एक बस कंडक्टर जोसेफ को फ़ोन करके कहने लगता है कि सर हमारे बस में कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप आइए जल्दी और इन लोग को ज़रा साथ में लेके जाइए क्योंकि ये सबके सामने ड्रग्स ले रहे हैं। अब जोसेफ जाता है, वो बस में जाके चेकिंग करता है और वहाँ पे उसको श्याम और उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो ड्रग्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जोसेफ श्याम और बाकी सबको हिरासत में ले लेता है और इन सबको लेके पुलिस स्टेशन लेके जाने लगता है। और वो लोग फिर इज़्ज़त करने लगते हैं, सर आप प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए, जितने पैसे चाहिए आप उतने ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन जोसेफ बोलता है अपने ड्रग्स दो मुझे और वो उनसे ड्रग्स लेता है और वो भी कार में बैठे-बैठे वो भी ड्रग्स करने लगता है पुलिस स्टेशन जाते वक़्त। और उसके बाद फिर वो 2 लड़कियाँ जो होती हैं उनको अपने साथ जंगल लेके जाता है और उन लोग के साथ फिर गलत काम करता है। ये हादसा होने के बाद श्याम और उसके फ्रेंड्स जोसेफ की बेटी को टारगेट करके उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने लगे। इसी सदमे की वजह से जोसेफ ने आत्महत्या कर ली। अब प्रेजेंट डे पे हरी कंडक्टर चंदू को पुलिस स्टेशन बुलाकर उन 6 लोगों के फोटोग्राफ्स दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इन लोग को जानते हो? तो वो बोलता है, सर मैं जिस बस में जा रहा था ना, यही लोग थे जो लोग ड्रग्स कर रहे थे बस चलती बस में, तो मैंने ही इंस्पेक्टर जोसेफ को बुलाया था यहाँ पे। तब हरी सोचने लगता है कि उस दिन तुमने उन 6 लोगों के बारे में पुलिस वालों को बताया जिसकी वजह से वो लोग तुमसे रिवेंज ले रहे हैं और तुम्हारी बेटी इसकी शिकार हुई। मतलब उन लोगों के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अब ये सोचने लगता है कि 6 लोगों ने मेरी बेटी को क्यों टारगेट किया। तब वो अपनी वाइफ से भी पूछता है कि फ़ोटो दिखाकर कि शायद जानो ये कौन लोग हैं। तो वो अपनी वाइफ को जाके पूछता है कि क्या तुम इन लोग को जानते हो? तो वो बताती है कि एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी तो ये लोग मेरे बगल वाली सीट में बैठ के ड्रग्स ले रहे थे, तो मैं ये उन लोग को डांटने लगी। लेकिन वो लोग कुछ सुनते नहीं हैं, तो वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तब गीता कंडक्टर चंदू को जाकर बताती है ये बात और गीता की बात सुन के चंदू कंडक्टर आके उन लोग को रोकता है। फिर वो लोग नहीं रुकते, तब जाके जोसेफ को बुलाया जाता है और जोसेफ उन लोग को बस से निकाल के अपने साथ अपनी जीप में ले जाता है। अब सारी बात हरी को समझ में आ जाती है। इधर हरी और गीता का डिवोर्स केस चल रहा होता है। केस पे डिवोर्स एक्चुअली इसके लिए केस चल रहा होता है कि गीता को लगता है कि उसकी बेटी की जो डेथ हुई है वो हरी की वजह से हुई है। हरी के केस में वो कहीं फंसी है और किसी ने उसका शिकार बनाया है और उसकी बेटी मासूम थी और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, बट असलियत तो कुछ और है। गीता से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को टारगेट किया गया। अब हरी सोचता है कि ये बात गीता को नहीं बताएंगे, नहीं तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाएगी। अब हरी का एक टीम मेंबर हरी को फ़ोन करके बताता है कि सर क्रिस्टी और उसकी गैंग चंदू को फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका नेक्स्ट टारगेट चंदू ही है। अभी जब तक हरी चंदू को बचाने के लिए पहुंच पाता तब तक तो वो लोग उसको मार चुके थे। और अब हरी को विश्वास हो चुका होता है कि सब बदला हो चुका है, अब सिर्फ गीता बाकी है। अब गीता के घर सोचता है कि वो हमला करने गए होंगे और गीता तो अपने पापा के घर में है। उधर गीता अपनी छोटी बेटी और अपने फादर के साथ डिनर कर रही होती है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स वॉचमैन को मारकर उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी हरी गीता को वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टी फ़ोन उठाती है और हरी से कहने लगती है कि जब तक तुम यहाँ पे आओगे ना, तुम्हारी फैमिली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन गीता के पापा बहादुर होते हैं, वो कैसे तैसे उनसे फाइट करते हैं, लेकिन एंड में वो भी मारे जाते हैं।
अब गीता और उसकी छोटी बेटी जंगल की तरफ भागते हैं और कहीं जाके अपनी बेटी को एक कोने में छुपा देती है और गीता दूसरे डायरेक्शन में भागने लगती है। लेकिन क्रिस्टी और उसके गैंग उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। तभी हरी वहाँ पे पहुँच जाता है और उन सबको मारने लगता है, उन सबको पकड़ लेता है और ज़ोर-ज़ोर से उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि नहीं हरी, इन लोग को जान से मत मारो, और उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। और वो हरी को समझाते हैं कि इनको सज़ा कानून देगी, तुम कानून अपने हाथ में मत लो पुलिस वाले होके। खैर अब कुछ दिनों के बाद हरी की छोटी बेटी का बर्थडे होता है। इसकी वजह से हरी और उसकी वाइफ गीता बहुत ही खुश होते हैं। उसी तरह इन दोनों का डिवोर्स जो लेने वाले होते हैं वो रुक जाता है। अब गीता को क्रिस्टिया और उसके दोस्तों का असली सच पता लग चुका था और बर्थडे पार्टी में जो सीनियर होता है ना, वो फ्रेंड होता है हरी का, तो वो उनके पास आता है और पूछता है कि हरी तुमने न्यूज़ नहीं सुनी क्या? तो बोलता है नहीं मैं थोड़ा बिज़ी था, इसके लिए मैंने सुना नहीं, चलो सुनते हैं चल अंदर जाके। तभी उन्हें पता चलता है कि वो जो 4 लोग थे ना, जिनको जेल हुई थी, वो कल छूट गए थे और वो छूटने के बाद वो कहीं जाके ड्रग्स कर रहे थे और वहीं पे उन सब की डेथ हो गई। एक्चुअली कोर्ट में ना क्रिस्टी और उसके दोस्तों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना पुलिस जमा नहीं कर पाती है। इसकी वजह से कोर्ट उनको कुछ दिनों के बाद बाइज्जत बरी भी कर देती है। तो चारों लोग मतलब आराम से हो गए थे। अब वो वापस जाते हैं और जाके ड्रग्स खरीदते हैं अपना और अपना ड्रग्स करने लगते हैं। अब हमें थोड़ा-सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसकी वो लोग जहाँ बैठ के ड्रग्स कर रहे थे ना, वो ड्रग्स हरी ने उनके पास पहुँचाया था और वो ड्रग्स में ज़हर था, जिसको खा के वो लोग मर गए। और तब उनको जो उसका सीनियर होता है हरी का, वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये लोग मर गए। ये लोग मरना ही डिज़र्व कर रहे थे, कानून तो इसको सज़ा दे ही नहीं पाया। तो हरी उनको बहुत ही कैजुअली बोलता है, मुझे उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तुम केक खा के जाना, और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।